हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं आपका सोशल साइंस, और ये है चैप्टर नंबर 13 जिसका टाइटल है इंडियाज नेबर्स। तो नेबर नेबर सब समझते हो ना आप सब लोग। नेबर जो आपके पड़ोसी होते हैं, आप याद करो, आप जहाँ पे रहते हो आपके घर के आसपास में, आपके घर के दाईं तरफ में किसी और का घर होता है, आपकी बाईं तरफ में किसी और का घर होता है, आपके आगे भी किसी और का घर हो सकता है, आपके घर के पीछे भी किसी का घर हो सकता है। सो दीज ऑल आर योर नेबर्स। तो हम लोग आज पड़ोसियों की बात करने वाले हैं, बट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द नेबर्स ऑफ आवर कंट्री। भारत के, हमारे देश के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, हम लोग उसकी बात करेंगे। ओके, so look at the map of India. You will notice that Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, China and Myanmar are our immediate neighbors. Immediate neighbors का मतलब क्या है? जिनकी बाउंड्री बिल्कुल हमारे देश की बाउंड्री से सटी हुई है, बिल्कुल। कि मतलब अगर वहाँ पर कोई लाइन खींच लें तो कह सकते हैं कि इसके इधर हम लोग रहते हैं और उसके उधर वो दूसरे देश की बाउंड्री है। अब इसी से रिलेटेड दो और टर्म है, मैं आप लोगों से कहता हूं, आप लोग इसके बारे में जरा जानकारी पता करके रखना। सो द फर्स्ट वर्ड इज, बोथ द वर्ड्स आर एक्रोनिम्स, LOC एंड LAC, लाइन ऑफ कंट्रोल एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, इसके बारे में डिटेल हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी तो मैं फिलहाल आपको मैंने बस ये दोनों सब बता दिया है। आप कभी कभी अखबार में देखोगे, कभी कभी न्यूज़पेपर में, और कभी कभी क्या बोलते हैं टेलीविज़न चैनल पर, न्यूज़ चैनल पर भी ये चीज़ें सुनने को आएंगी। और जब भी LOC या LAC की बात होगी तो हो सकता है पाकिस्तान की बात हो, चाइना की बात हो। ठीक है, तो भारत के जो इमीडिएट नेबर हैं वो कौन कौन हैं? चाइना, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। बिसाइड्स दीज 7 कंट्रीज, अफगानिस्तान एंड मालदीव्स आर ऑल्सो आवर क्लोज नेबर्स। तो इन 7 देशों के अलावा अफगानिस्तान और मालदीव, ये जो 2 देश हैं, ये भी हमारे करीबी पड़ोसी हैं। नोटिस ऑन द मैप दैट इंडिया शेयर्स बाउंड्रीज विथ पाकिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। द आइलैंड ऑफ श्रीलंका इज आवर सदर्न नेबर इन द सी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं नक्शे में? अगर हम भारत का नक्शा देखें जो आपके पेज नंबर 119 पर है, तो हम लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान हमारे नॉर्थ वेस्ट में है, चाइना, नेपाल और भूटान नॉर्थ में है, बिल्कुल उत्तर में है, और म्यांमार और बांग्लादेश कहाँ पे है? बोथ दीज कंट्रीज आर इन द ईस्ट साइड ऑफ द इंडिया। और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि दक्षिणी तौर पर, ये जहाँ पर केरला की बाउंड्री खत्म होती है, उसके बाद समुद्र है, उसके पास में कौन सा देश है? दैट इज श्रीलंका। ये वही श्रीलंका है, ये वही लंका है जहाँ पर कभी हनुमान जी गए थे, जहाँ पे रावण रहता था, याद है ना? सो ओके, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन हेड, दैट इज इंडिया बिलीव्स इन पीस। इंडिया बिलीव्स इन पीस। सो व्हाट डू यू मीन बाय पीस? आपके साथ में जो दूसरा बच्चा है उसके साथ आपकी बातचीत चल रही है कि नहीं? उसके साथ दोस्ती तो है ना? उसके साथ कट्टी तो नहीं हो गई? तो अगर हम पीस की बात कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों की भी बात करनी होगी। तो क्या लिखा है कि इंडिया बिलीव्स इन पीस, भारत, हमारा देश शांति में विश्वास रखता है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ में दोस्ताना व्यवहार होगा। ऑल द नेबरिंग कंट्रीज should be maintaining a healthy relationship with our country, and this relationship can be known as friendship. So India has always followed a path of peace. History proves that India has never attacked any country for gaining territory. We maintain friendly relations with our neighboring as well as far away country. भारत के बारे में क्या कहते हैं कि हम लोगों ने हमेशा से शांति के रास्ते पर चलना, उसमें विश्वास किया है। और हमारी हिस्ट्री ये भी बताती है कि भारत ने कभी भी दूसरे देश पर आक्रमण किया ही नहीं आज तक, कि हमें उस देश का कुछ हिस्सा जीत लेना है, उस देश का कुछ हिस्सा जीत करके अपने देश के एरिया में मिला लेना है। हालांकि भारत पर लोगों के आक्रमण होते रहे हैं। आपको याद होगा कि 1962 में चाइना ने भारत पर अटैक किया था। और अगर हम अंग्रेज़ों के आने से पहले की बात करें
तो अफ़गानिस्तान वाले रास्ते से मुग़ल आते रहे हैं, चंगेज़ खान, मोहम्मद गोरी और भी कई सारे आते रहे हैं। तो हमारे पड़ोसी देशों के साथ में बड़ा ही दोस्ताना, बहुत ही शांति वाला रिश्ता रहा है। और सिर्फ पड़ोसियों के साथ ही नहीं, जो दूर दूर के देश हैं, हाँ, जैसे कि आपको रसिया के साथ में, जापान के साथ में, इवन यूएस अमेरिका के साथ में भी हमारा बड़ा दोस्ताना रिश्ता है, बहुत ही फ्रेंडशिप वाला रिलेशन है। वी बिलीव इन सॉल्विंग म्यूचुअल डिफरेंसेस थ्रू पीसफुल मीन्स। दिस पॉलिसी हैज़ हेल्प्ड अस टू शेयर कल्चरल एंड ट्रेड रिलेशंस विथ आवर नेबर सिंस एंशिएंट टाइम्स। तो हम लोग किस चीज़ में विश्वास रखते हैं? हम लोग इस चीज़ में विश्वास रखते हैं कि किसी भी दूसरे देश के साथ में अगर हमारे देश का कन्फ्लिक्ट होता है तो हम लोग उसका कोई ना कोई शांतिपूर्ण हल निकाल लेते हैं। हम लोग उनके साथ में बैठ करके बातें करते हैं, मीटिंग करते हैं और कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है। और इस पॉलिसी के ज़रिए हम लोगों ने दूसरे देशों के साथ में, अपने पड़ोसियों के साथ में ऐतिहासिक समय से, काफ़ी पुराने समय से व्यापार के रिश्ते भी बनाए हैं और हम लोगों ने अपना कल्चरल ट्रेडिशन, जो हमारी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, उसे भी शेयर किया है। सो हेयर इज ए फैक्ट। SAARC, SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation, is an economic and political organization of 8 neighboring countries located in South Asia. They are Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. तो कभी कभी आप ऐसा सुन सकते हैं कि सार्क देशों की एक मीटिंग हो रही है जिसमें अपने देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी उसे अटेंड करने जा रहे हैं। और शायद ऐसा भी है कि हर बार ये मीटिंग सार्क देश के जितने भी ये जो 8 मेंबर हैं, इनके यहाँ हुआ करती है। कभी पाकिस्तान में, कभी अफगानिस्तान में, कभी भूटान में, कभी इंडिया में, नेपाल में, है ना। और ये जो 8 देशों का ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला, जिसका नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसमें क्या होता है कि इसमें ये सारे के सारे देशों के बीच में कुछ आपसी समझौते हैं। इकोनॉमिक समझौते हो सकते हैं, पॉलिटिकल समझौते हो सकते हैं, कल्चरल रिलेशंस के लिए समझौते हो सकते हैं, एजुकेशनल रिलेशंस के लिए समझौते हो सकते हैं। ओके, सो लेट अस take a look at some common features of language, food and culture that we share with our neighbors. तो अब हम यहाँ बात करेंगे कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ में किन किन चीज़ों में सिमिलर हैं, क्या क्या कॉमन है हमारे और हमारे पड़ोसी देशों के बीच में। और ये जो रेफरेंस होगा, हम लोग बात करेंगे लैंग्वेजेस के बारे में, खाने पीने की चीज़ों के बारे में, और कौन कौन सा, जैसे कि कल्चरल की बात है तो बात करेंगे आर्ट के बारे में, म्यूजिक के बारे में, क्या क्या चीज़ें कॉमन हैं। सो सिमिलरिटी ऑफ लैंग्वेज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो सबसे पहले हम लोग अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की ही बात कर रहे हैं कि हमारे उनके बीच में क्या क्या चीज़ें कॉमन हैं और लैंग्वेज कॉमन है क्या। तो ये तो कॉमन होना ही है, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान हमारे देश का ही हिस्सा था। पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली इन 1947. Till then, Pakistan was a part of India. We share a common history and culture. Hence, there are many similarities in language, food and dress between India and Pakistan. तो बच्चों, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ में हमारी बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी हो सकती है, क्योंकि ये दोनों देश जो हैं वो पहले भारत के ही हिस्सा थे, है ना। और पाकिस्तान का तो अस्तित्व भी आया है 1947 में, और बांग्लादेश तो अभी इधर मेरे ख्याल से 70s की बात है। तो हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, ये सब के सब, खाने पीने की आदतें, पहनावा, ये सब का सब कुछ सिमिलर है पाकिस्तान के साथ में, बांग्लादेश के साथ में। द कॉमनली स्पोकन लैंग्वेजेज इन इंडिया एंड पाकिस्तान आर हिंदी एंड उर्दू। बोथ उर्दू एंड हिंदी इवॉल्व फ्रॉम संस्कृत, द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेज। मेरे ख्याल से हम लोगों को इस सेक्शन में ये भी करना चाहिए था कि जो चीज़ें कॉमन हैं पाकिस्तान के साथ में, वही चीज़ें कॉमन हो सकती हैं बांग्लादेश के साथ में भी। लैंग्वेज के साथ में भी यही बात है। तो भारत और पाकिस्तान में क्या क्या कॉमन होगा? हिंदी, उर्दू, पंजाबी भी हो सकती है, क्योंकि पंजाब के पास का कुछ इलाका भी पाकिस्तान की बाउंड्री से सटा हुआ है। और दूसरी बात, अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के साथ में हिंदी, उर्दू के अलावा बांग्ला भी एक लैंग्वेज हो सकती है। और आप सब बच्चों को ये जान करके थोड़ा सा आश्चर्य हो सकता है कि बोथ उर्दू एंड हिंदी, बोथ दी लैंग्वेजेज हैज इवॉल्व फ्रॉम संस्कृत।
ये दोनों की दोनों भाषाएं संस्कृत से निकली हुई है, और संस्कृत को हम लोग क्या कहते हैं, द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेज। और आप सब बच्चों को 5th क्लास के बाद से संस्कृत भी पढ़ना होगा, और पढ़नी चाहिए, ज़रूर जानना चाहिए उसके बारे में। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिंदी एंड उर्दू। हिंदी इज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन दी देवनागरी स्क्रिप्ट, इसे याद रखने की ज़रूरत है। उर्दू इज रिटन राइट टू लेफ्ट इन पर्शियन अरबिक स्क्रिप्ट कॉल्ड नास्तालिक। ठीक है, उर्दू को हम लोग दाएं से बाएं लिखते हैं, और हिंदी को हम लोग देवनागरी स्क्रिप्ट में बाएं से दाएं लिखते हैं। हिंदी यूजेज वोकैबुलरी फ्रॉम संस्कृत। हिंदी के जो काफ़ी सारे शब्द हैं, या आप कह लो 99% जो शब्द हैं वो संस्कृत से होकर के आते हैं। उर्दू यूजेज वोकैबुलरी फ्रॉम पर्शियन एंड अरबिक। उर्दू में जो भी शब्द हैं वो सब के सब फारसी भाषा से और अरबी भाषा से आते हैं। So the surprising fact in that Hindi uses words from Persian and Arabic and Urdu uses words from संस्कृत। और हम लोगों के लिए एक सरप्राइजिंग मैटर हो सकता है अगर आपको हिंदी में कुछ एक शब्द ऐसे मिलें जो कि फारसी और अरबी भाषा से आए हैं, और उसी तरह से उर्दू में भी आपको कुछ ऐसे शब्द मिल सकते हैं जो कि संस्कृत से आ सकते हैं। एक और फैक्ट है यहाँ पे, द वर्ड उर्दू ओरिजिनेटेड फ्रॉम द टर्किश वर्ड फॉर टेंट, आर्मी ऑफ हॉर्डे, उर्दू, ORDU। Urdu was a language of the army and the common people before becoming the language of the court of Mughals of Delhi and the Nawabs of Lucknow। तो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है उर्दू के बारे में कि उर्दू शब्द का जन्म हुआ है तुर्की भाषा से, जिसका मतलब होता है टेंट। और आमतौर पर टेंट उस समय कौन बनाते थे, आर्मी, सेना के लोग टेंट बनाया करते थे, और वो कहते थे हॉर्डे, HORDE, जो आगे चल करके ORDU के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो उस समय में क्या था कि उर्दू जो थी वो आर्मी की भाषा थी, वो आगे चल कर के धीरे धीरे आम लोगों की भाषा बन गई। और बाद में जब मुग़ल यहाँ पर शासन करते थे और लखनऊ में नवाब वगैरह हुआ करते थे, तो उस समय कोर्ट कचहरी की भाषा उर्दू ही थी हमारे देश में। आप ये कह लो कि अंग्रेज़ों के समय तक या उसके आगे के 5-10 साल तक भी उर्दू का ये प्रभाव रहा है, जब हमारे देश में कोर्ट कचहरी में बहुत सारे मामलों में ऑफिशियल लिखा पढ़ी के काम में उर्दू का इस्तेमाल हो सकता था। आपके घर में अगर फैमिली मेम्बर हों कोई जो 70-80 साल के हों, तो वो भी आपको इसके बारे में गवाही दे सकते हैं। यस एक्चुअली में वो बता सकते हैं, मैंने गवाही की बात तो बस ऐसे कह दी। सो कॉमन हिंदू एंड उर्दू फ्रेजेज। व्हाट आर द कॉमन हिंदी एंड उर्दू फ्रेजेज, कि मतलब ऐसे कौन कौन से शब्द हैं, ऐसे कौन से फ्रेज हैं जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, ये देखेंगे। जैसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हेलो, और व्हाट डू वी से इन हिंदी, वी विल से नमस्ते या प्रणाम, है ना। और उर्दू में क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। उसी तरह से इंग्लिश में बोलते हैं गुड मॉर्निंग, हिंदी में सुप्रभात, और उर्दू में बोलते हैं सुबह खैर, सब्बा खैर। और फिर इंग्लिश में बोलते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, हिंदी में बोलते हैं आप कहाँ से हैं, और उर्दू में बोलते हैं आपका ताल्लुक़ कहाँ से है। और इंग्लिश में अगर हम किसी से विदा लेते हैं तो क्या बोलते हैं, वी विल से गुड बाय, हिंदी में बोलेंगे अलविदा, और उर्दू में बोलेंगे खुदा हाफिज। हालांकि अलविदा शब्द में मुझे थोड़ा सा उर्दू का या फारसी का पुट लग रहा है, देखते हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट सिमिलरिटी ऑफ फूड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। और मैं नहीं चाहूँगा कि अगर मैं फूड की सिमिलरिटी की बात कर रहा हूँ तो किसी बच्चे के मुंह से पानी आ जाए। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है तब तक के लिए, जब तक स्कूल में लंच आवर ना हो जाए या शाम में आप घर ना जाओ, क्योंकि अक्सर बच्चों को ऐसा होता है कि अगर अच्छे खाने की बातें करें तो उनके मुंह में पानी आ सकता है। सो हैव पेशेंस, ओके। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि भारत और नेपाल में खाने की चीज़ों में क्या क्या सिमिलरिटी है। द ट्रेडिशनल नेपाली मील कंसिस्ट ऑफ दाल भात एंड तरकारी। और व्हाट वी से इन हिंदी, दाल भात तरकारी तो हम लोग हिंदी में कहते हैं, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, वी विल से पल्सेज राइस एंड वेजिटेबल करी। सिमिलर फूड इज सर्व्ड इन मेनी इंडियन हाउस होल्ड ऑल्सो। बिल्कुल सही बात है कि हमारे आप सबके घरों में
ज़्यादातर घरों में 99% घरों में जो हमारा मील होता है वो दाल भात, मतलब क्या, पल्स, राइस और वेजिटेबल कड़ी हुआ करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग इसमें चावल की जगह पर चपाती रखते हैं, रोटियां रखते हैं। सो द ओनली डिफरेंस इन दैट नेपाली फूड इज मच लेस स्पाइसी दैन इंडियन फूड। द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन फूड इज मोर एविडेंट इन साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ नेपाल। तो भारत और नेपाल के खाने में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि भारतीय खाना थोड़ा सा स्पाइसी हुआ करता है और नेपाल का खाना थोड़ा सा कम मसालेदार होता है। और अगर आप भारतीय खानों का प्रभाव देखना चाहते हो कि नेपाल में इसका क्या असर पड़ा है, तो उसके बारे में हमें साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ नेपाल, उस एरिया को विजिट करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको ये चीज़ें दिख सकती हैं। द रेस्ट ऑफ नेपाल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय तिब्बतन एंड चाइनीज़ कुजीन्स। उसके अलावा का बाकी जो हिस्सा है नेपाल में वो तिब्बत से प्रभावित है, चाइना के खान पान से प्रभावित है। तो ज़रा सा सोच करके देखो, ये जो मोमो है ना, इस मोमो का पिक्चर भी है यहाँ पे। किसी के मुंह में पानी ना आए, मैंने कहा ना पेशेंस रखने के लिए। सो वी कैन सी ऑन पेज नंबर 121 नेपाली कुजीन, नेपाल की एक थाली का चित्र है और उसके साथ साथ उसके नीचे मोमो का भी एक चित्र है। सो व्हाट इज स्पेशल अबाउट मोमोज? नेपाली इज डेलिकेसी मोमोज। मोमोज के लिए ब्रैकेट में लिखा है कि डम्पलिंग फिल्ड विथ मीट और वेजिटेबल इज ए वेरी पॉपुलर इन इंडिया। मुझे मालूम है कि इस क्लास में अगर 40 बच्चे बैठे हैं तो 30 बच्चे 35 बच्चे, उन सब बच्चों को मोमो बहुत पसंद होगा। बिल्कुल पसंद होगा, मुझे भी पसंद है भाई। और इसकी चटनी तो बड़ी ही स्पाइसी होती है। तो एक्चुअली में ये जो नेपाली व्यंजन है मोमो, वो होता क्या है, उसमें अक्सर या तो मीट का टुकड़ा भरा होता है या फ्राइड वेजिटेबल्स भरे होते हैं, और ये बड़ा ही स्पाइसी होता है, बहुत अच्छा लगता है। द नॉन वेजिटेरियन cuisine of India, Pakistan and Bangladesh is very similar. The kebabs are an all-time favorite with everyone. Dosa, a South Indian dish, forms an important part of Sri Lanka cuisine also. तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि हम लोगों में से जो लोग नॉनवेज खाना खाते हैं, जैसे चिकन, मीट या फिश के आइटम्स खाते हैं, तो ये इसकी सारी रेसिपीज, इसकी बहुत सारी रेसिपी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में कॉमन है। मैं तो कहूँगा कि नेपाल के साथ भी कॉमन है। कबाब का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये हमेशा से भारतीय का फेवरेट रहा है। ये लखनऊ के रीजन में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वहाँ आपको तरह तरह के कबाब खाने को मिल सकते हैं। एक और रेसिपी है डोसा। तो एक्चुअली में ये तो साउथ इंडियन डिश है, लेकिन डोसा के बहुत सारे वेरिएंट और इससे मिलते जुलते रेसिपी आपको श्रीलंका के कुजीन में भी मिल सकते हैं, श्रीलंका के खाने में मिल सकते हैं। सो हियर इज ए फैक्ट, चाइनीज फूड इज वेरी पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया, बट इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम चाइनीज फूड दैट इज अवेलेबल इन चाइना। तो ये क्या बात हो गई कि चाइनीज़ फूड भारत में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन ये चाइना में जो खाना खाया जा रहा है उससे अलग है। तो एक्चुअली में ऐसा है कि उन सारी चाइनीज़ रेसिपी ने भारतीय माहौल के हिसाब से कहीं ना कहीं अपने आप को चेंज किया हुआ है। भारत में जो भी कुक वगैरह हैं, रेस्टोरेंट ओनर हैं, शेफ हैं, इन लोगों ने उसमें ट्विस्ट ला करके भारतीय फ्लेवर्स को यूज़ करके उसे थोड़ा बहुत यहाँ के हिसाब से चेंज कर दिया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सिमिलरिटी ऑफ ड्रेस विथ आवर नेबर्स, कि हमारा पड़ोसी देशों के साथ में कपड़े पहनने के तरीकों को लेकर के क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या क्या डिफरेंसेज हैं। बट वी विल टॉक अबाउट सिमिलरिटी ओनली, कि क्या क्या चीज़ें कॉमन है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जैसे एक छोटा सा फैक्ट है कि बांग्लादेशी मेन वियर कुर्ता पैजामा दैट इज़ नोन एज पंजाबी। कुर्ता पैजामा आमतौर पर पंजाबी लोग पहनते हैं, इसे यूपी में भी लोग पहनते हैं, बिहार में भी लोग पहनते हैं और इसे बांग्लादेश में भी पहनते हैं। और आमतौर पर ये जो कुर्ता पैजामा है, इससे पहनने का कल्चर कहाँ से आया है? ये आया है पंजाब से। सो देयर इज ए ग्रेट सिमिलरिटी इन ड्रेसेज ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन दैट आर worn in India and its neighboring countries. Sari and salwar kameez are the traditional dresses in both India and Pakistan. Sari is also worn in Bangladesh and Sri Lanka. However, the traditional styles of wearing a sari is quite different in most countries.
तो क्या बताया जा रहा है कि साड़ी और सलवार कमीज, ये जो दो ड्रेसेज हैं, साड़ी महिलाओं के लिए, सलवार कमीज का थोड़ा सा अगर वेरिएंट कर दें, थोड़ा सा चेंज कर दें, तो सलवार कुर्ती महिलाओं में पहना जाता है ना। तो साड़ी और सलवार कमीज ये भारत और पाकिस्तान में कॉमन है, बांग्लादेश के साथ भी कॉमन हो सकता है। साड़ी बांग्लादेश और श्रीलंका में भी पहना जाता है महिलाओं के द्वारा। However, the traditional style of wearing a sari is quite different in most countries. और मैं अलग अलग देशों की बात क्या करूं, जो इसमें बताया जा रहा है कि साड़ी को अलग अलग तरीके से अलग अलग देशों में पहना जाता है। अगर आपको कभी मौका मिले और आपका कोई फ्रेंड उस एरिया में रह रहा हो, तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो कि साड़ी को बंगाल में थोड़े अलग तरीके से पहनते हैं, आसाम में भी कुछ अलग तरीके से पहनते हैं, और सदर्न स्टेट्स केरला वहाँ भी थोड़े से अलग तरीके से पहनते हैं। और तो और महाराष्ट्र में भी साड़ी को पहनने का तरीका थोड़ा सा बदला हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हो, पता लगा सकते हो। द मेखला चादर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज सिमिलर टू द ड्रेस ऑफ नेपाल, म्यांमार एंड चाइना। इन म्यांमार लुंगी that is known as sarang and angi blouse are worn. Similar dress of lungi blouse is worn in South India and Sri Lanka also. तो यहाँ कुछ और भी ड्रेसेस के बारे में है, जैसे कि एक ड्रेस है मेखला चादर, जो कि अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का मतलब क्या है, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, वहाँ पर पहना जाता है। और ये काफ़ी कुछ नेपाल के ड्रेस से सिमिलर है। नेपाल में ही नहीं, इसे बर्मा और चाइना में भी पहना जाता है। म्यांमार को बर्मा कहते हैं, ठीक है। और म्यांमार में एक लुंगी पहना जाता है जिसे सैरोंग भी कहते हैं। तो लुंगी पहनने का कल्चर बिहार में भी है, यूपी के मुस्लिम लोगों में भी है, इसे साउथ में भी लोग पहनते हैं। आपने रजनीकांत की फिल्मों में सुना होगा, एक गाना भी है लुंगी डांस वाला। अच्छा, इसके बाद क्या है कि एक ड्रेस है ब्लाउज, जिसे बोलते हैं एंगी, और ऐसा ही एक ड्रेस लुंगी ब्लाउज पहना जाता है साउथ इंडिया में भी और श्रीलंका में भी। सो द ट्रेडिशनल ड्रेस वोर्न इन लद्दाख एंड भूटान इज क्वाइट सिमिलर टू द हम्फू ऑफ चाइना। अब देखो कि भाई ये जो भारत में लद्दाख और भूटान का एरिया है, भूटान तो एक्चुअली में अलग देश है, लद्दाख भारत में है। तो लद्दाख और भूटान ये दोनों के दोनों माउंटेन के करीब हैं, हिमालय के करीब हैं, और काफ़ी ठंडे देशों में, काफ़ी ठंडी जगहों के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ जो कपड़े पहनने का तरीका और एक ड्रेस है हाम्फू, वो चाइना के हाम्फू से मिलता जुलता है। और आप यहाँ पर पेज नंबर 122 पर इसकी पिक्चर देख सकते हैं कि हाम्फू एक ऐसा ड्रेस है जिसमें गर्दन से लेकर के नीचे पैर तक पूरा शरीर ढका होता है। तो ठंड से बचाने के लिए होगा और होना भी चाहिए। सो द मेन इन बोथ इंडिया एंड नेपाल फेवर कुर्ता पैजामा और शर्ट कोट विथ पायजामा। भारत और नेपाल में क्या चीज़ें कॉमन हैं पुरुषों के पहनावे में? कुर्ता पैजामा, और कभी कभी इसे लोग शर्ट कोट भी बोलते हैं। मुस्लिम्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया वेयर सलवार कमीज, पठानी सूट। मैंने कहा था ना कि सलवार कमीज एक ऐसा ड्रेस है जिसे पुरुष लोग भी पहनते हैं, महिलाएं भी पहनती हैं, जो दोनों में थोड़ा सा अलग अलग तरीके का होता है। तो एक पठानी सूट होता है जो सलवार कमीज का ही वेरिएंट है, ये काफ़ी सारे मुस्लिम्स के द्वारा पहना जाता है। इट इज़ द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ पाकिस्तानी मेन, और यही ड्रेस पठानी सूट पाकिस्तान के लोगों का पारंपरिक ड्रेस है। बट द मॉडर्न जनरेशन हैज़ रिमूव्ड ऑल डिफरेंसेज एंड हैज़ यूनिफॉर्मली अडॉप्टेड जीन्स एंड टी शर्ट्स। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आजकल के समय में जो भी आधुनिक लोग हैं, मॉडर्न लोग हैं, जो सिटीज़ में रहते रहे हैं, मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, दे आर ऑफिस वर्कर्स, ऑफिसर्स, मैनेजर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, वेदर इट इज़ प्राइवेट सेक्टर ऑफिसेज और पब्लिक सेक्टर ऑफिसेज, जहाँ पर जो लोग काम करते हैं, शहरों में रहते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, ये सब के सब, और कई बार तो हम सब सारे बच्चे टीचर्स भी क्या पहनते हैं? शर्ट पैंट पहनते हैं। हालांकि इस किताब में तो जीन्स और टी शर्ट लिखा हुआ है। जीन्स और टी शर्ट कैजुअल वियर है, शर्ट और पैंट ऑफिशियल वियर है ना। और मुझे लगता है आप सारे बच्चे इस बात से एग्री करते होंगे। सो द सिमिलरिटीज इन द लैंग्वेज, फूड एंड ड्रेस दैट वी शेयर विथ आवर नेबरिंग कंट्रीज हाईलाइट आवर कल्चरल बॉन्ड्स।
दे एक्ट एज यूनिफाइंग बॉन्ड इवन इन द फेस ऑफ डिफरेंसेस। तो ये जो सिमिलरिटी है, समानता है हमारी भाषा में, हमारे खाने पीने की आदतों में, व्यंजन में, कपड़े पहनने के तरीके में, कपड़ों में, और ये जो चीज़ हम लोग शेयर करते हैं अपने पड़ोसी देशों के साथ में, इससे क्या पता चलता है कि हमारा देश इन देशों के साथ में कैसे जुड़ा हुआ है, किस तरह के सांस्कृतिक संबंध इन सब के साथ में रहे हुए हैं काफ़ी वर्षों से हिस्ट्री में। और यही चीज़ें हमारे देश को दूसरे देशों के साथ में जोड़ती भी हैं, एकता की भावना, शांति की भावना को प्रमोट करती हैं, और इस चीज़ से हमें इन सब देशों के साथ में शांति या दोस्ती का माहौल बनाए रखने में काफ़ी मदद भी मिलती है। हालांकि कुछ अंतर तो होते ही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी सारी सिमिलरिटीज़ जो है। ठीक है बच्चों, तो आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ। आगे मैं इस चैप्टर का एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखूँगा, फॉलोअप सेशन रखूँगा, जहाँ पर मैं बताऊँगा कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप मेरे चैनल का नाम याद रखें, इट्स नेम इज़ न्यू एज कोचिंग। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वी विल मीट विथ ए न्यू लेक्चर सेशन फॉर यू। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।